तो इसमें जो होगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि सर्जरी अपन करेंगे, तो सर्जरी करने में क्या है, जो हड्डी का पूरा साफ सफाई करनी होती है, एक्सटेंडेड क्रोटाज, वो अपन करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि आपने जब हड्डी की सफाई कर, जो ट्यूमर निकाल दिया, उसके बाद हो सकता है अपन को जगह को हड्डी से या बोन सीमेंट आती है उससे भरना पड़े। बोन सीमेंट क्या होता है उस पर भी अपन एक वीडियो में बात करेंगे। अब अगले आप समझ लो कि नॉर्मल सीमेंट की तरह होती है, तो हड्डी में अपन बोन सीमेंट और कहीं और से कूले वगैरह से हड्डी लेकर, जो बोन ग्राफ्ट मैंने आपको बता रखा है उस तरह की हड्डी लेकर अपन उस जगह हड्डी में रेडियस की जगह अपन, जो रेडियस से अपन ने ट्यूमर निकाला है, सफाई करी हड्डी की, कर अटैच करके वहाँ पर लगा सकते हैं और उसको ऐसे वहाँ पे स्टेबलाइज अपन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ अपन करते हैं मोस्ट कॉमनली जीसीटी में, अपन ये चीज़ की जाती है। क्या क्या और अलग अलग तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं और क्या क्या अच्छी बातें हुई है, मैं आपको पॉडकास्ट सीरीज़ में तो बताऊंगा इसी। अभी के लिए एक पेशेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो उसमें अपन ने क्या किया था, ये अपन यूजुअली करते हैं जीसीटी में, और ये इसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा अगर अपन बहुत ज़्यादा अपने हड्डी वगैरह निकाल दिया तो उसकी जगह अपना आर्थोप्लास्टी वगैरह भी कर सकते हैं, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, पर मेजर ट्रीटमेंट अपना ये रहता है। और इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं आजकल जॉइंट सेल ट्यूमर में, आजकल एक चीज़ आई है कि डेनिसिमाब के जो इंजेक्शंस हैं वो अपन इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो डेनिसिमाब का इंजेक्शन अपन लगा देते हैं पहले पेशेंट की बॉडी में, है ना। ये लगभग उसकी डोज 120 mg रहती है, वो डोज अपन लगा के 3 से 4 इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद जो होता है, ये ट्यूमर जो होता है वो कैल्सीफाई हो जाता है, इसकी बाउंड्री बन जाती है। मान लीजिए कोई किसी चीज़ की अगर बाउंड्री बन रही है, आपको सपोज एक जगह है, उसको आपको सपोज एक जगह है, उसको आपको उसकी आपको सफाई करनी है, तो अगर उसकी बाउंड्री बन जाए अच्छे से तो आप बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से होता है, डेनिसिमाब का इंजेक्शन देने से जो ट्यूमर है उसके आसपास बाउंड्री बन जाती है, तो जो खून की नलियाँ वगैरह होती हैं वो भी वहाँ पर भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हड्डी बन जाती है एक तरीके से, और फिर आप उस जगह को निकाल सकते हो, उस चीज़ को, उस ट्यूमर को आप कैल्शिफाई होने के बाद बाहर इजीली निकाल सकते हो। तो वो ट्यूमर ब्लीड कम करेगा, यानी कि खून का रिसाव उसमें कम होता है ना, ऑपरेशन करने के बाद। इस चीज़ के लिए अपन आजकल डेनिसिमाब का इंजेक्शन देते हैं। डेनिसिमाब के इंजेक्शन का और क्या यूज़ होता है वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। आपको पहले भी मैंने डेनिसिमाब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे रखी है। एक ही यूज़ हो गया, आजकल डेनिसिमाब का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ओरली अपन बिसफॉस्फोनेट नाम की जो दवाएं होती है वो भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी हड्डी को कमज़ोर होने से रोकती है। बाकी कैल्शियम, विटामिन डी तो अपन यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इसमें अपन क्या सीखते हैं ना कि एक बार ट्यूमर में क्या ज़रूरी होता है, बायोप्सी लेके ट्यूमर का पता लगाना है किस तरह का ट्यूमर है, ट्यूमर फैलने वाला है या नहीं फैलने वाला है, ट्यूमर एक ही जगह रहने वाला है कि नहीं है। उस हिसाब से अपन अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए इस केस में मैंने अगर बायोप्सी नहीं कराई होती है पेशेंट की फॉर एग्जांपल, तो मेरे को पता नहीं लगता कि वो जॉइंट सेल ट्यूमर है, और मुझे ये नहीं पता लगता कि फैलने वाला ट्यूमर है या रुकने वाला जॉइंट सेल ट्यूमर की तरह, तो मैं कैसे उसका इलाज करता। मैं तो और भी तरीके अपना रहा होता, मैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जगह जगह चीज़ें और भी चीज़ दे रहा होता। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अपन इसमें भी दे सकते हैं, जॉइंट सेल ट्यूमर में मार्जिन क्लियर करने के लिए रेडियोथेरेपी अपन दे सकते हैं, ठीक है। दे तो इसमें भी सकते हैं अपन, पर जो यूजुअल ट्रीटमेंट जॉइंट सेल ट्यूमर किया जाता है वो यही था, है ना। अब जॉइंट सेल ट्यूमर की कैटेगराइजेशन भी होता है, अलग अलग तरह की ग्रेडिंग होती है, उसमें आपको नहीं जाना है, पर यही होता है कि वो हड्डी को उसने कितना फुला दिया है, हड्डी को कितना वो कॉर्टेक्स को फुला चुका है, उस बेसिस पे उसकी ग्रेडिंग होती है, और उसी बेसिस पे अपन उसका इलाज भी कर सकते हैं कि हड्डी कितना फुला के वो हड्डी से बाहर निकला तो नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन ट्रीटमेंट इसका करते हैं। तो बेसिक ट्रीटमेंट था, मैंने आपको बताया कि सर्जरी में हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, और हड्डी लेके और सीमेंट लेके अपन लगा सकते हैं उस जगह। तो यही इसका बेसिक ट्रीटमेंट होता है जॉइंट सेल ट्यूमर का। इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में जो पेशेंट वाला केस था उसमें हमने क्या किया था, हड्डी बोन ग्राफ्ट निकाल के और सीमेंट के साथ जो इसका जो रेडियस वाली जगह थी वहाँ पर अपन ने लगा दिया था। आजकल एक सैंडविच टेक्निक भी यूज़ की जाती है। उसमें क्या होता है कि जो अपना कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज बोन के आखिरी में होता है, जॉइंट में होता है, वो डिस्ट्रॉय ना हो। कोई बोन सीमेंट अगर अपन डायरेक्टली डाल रहे हैं तो उससे हो सकता है कि कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि कार्टिलेज हम जानते हैं ग्रोइंग एंड्स होते हैं बच्चों में, और बाद में कार्टिलेज जो होता है वो बोन को सपोर्ट करने के लिए होता है ऊपर की तरफ। तो कार्टिलेज जो है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए बोन सीमेंट के द्वारा, जो बोन सीमेंट होता है उसको आप ऊपर लगा रहे हो, उसमें हीट निकलती है, और यही बोन सीमेंट जो है आपके कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी चीज़ें बचाने के लिए अपन ग्राफ्ट के साथ, हड्डी के टुकड़े के साथ आपका सीमेंट डालते हैं लेयर बाय लेयर, तो उससे आपकी हड्डी का नुकसान नहीं होता है, ठीक है, कार्टिलेज का नुकसान नहीं होता है। इसलिए अपन ये सैंडविच टेक्निक अपन यूज़ कर सकते हैं जीसीटी में, जॉइंट सेल ट्यूमर में। और चूँकि मैंने आपको बताया पेशेंट में हमने ये किया था कि हड्डी का टुकड़ा लेकर
और बोन सीमेंट के साथ उसके जो हथेली था उसमें हमने लगाया था। लेकिन आपको मैंने बताया कि ये सब, या फिर आप ही क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर साहब आपने लगा दिया, आपने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ इलाज आपने कर दिया, सब कुछ आप करने के बाद ये दोबारा डेवलप कैसे हो सकता है, ये दोबारा डेवलप क्यों हो गया? तो इसके पीछे तरह तरह कारण होते हैं। अब चूँकि हमको पता ही है कि ट्यूमर, ये वाला ट्यूमर बहुत ज़्यादा रिकवर होता है, तो उनका ट्रीटमेंट उस हिसाब से रखना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि अगर ये रिकर कर गया, जो कि इस केस में पेशेंट ने कर गया था, तो फिर इसमें फर्दर ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब का हमें रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया डेनिसोप इंजेक्शन वगैरह लेकर दोबारा उस मांस का एक्सीजन करके, और उसी हिसाब से हेमी आर्थोप्लास्टीज वगैरह होती हैं, है ना, रिप्लेसमेंट वगैरह करके, है ना, या फिर दोबारा बोन ग्राफ्ट और बोन सीमेंट से हमें उसको भरना पड़ता है जगह को। तो इस तरह का अपन इलाज इस केस में कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये चीज़ इस केस में भी हमने यही किया इस पेशेंट के केस में, कि दोबारा से इसका ऑपरेशन किया जाता है, दोबारा से इस ट्यूमर को निकाला जाता है ना। तो ये सब चीज़ें अपन इस जायंट सेल ट्यूमर में करते हैं। तो इस तरह का ट्यूमर होता है, इस तरह ये फैलने वाला ट्यूमर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही जगह लोकलाइज्ड रहता है। क्या क्या इसमें इलाज हो सकते हैं, क्या लेटेस्ट वर्जन है इसके इलाज के, वो मैंने आपको बता दिया। और भी सारे लेटेस्ट इलाज में काफ़ी सारे हैं, पर वो इसके अराउंड ही घूमते हैं, मेडिसिन वगैरह के अराउंड ही। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह भी आजकल आ गई हैं, जो डायरेक्ट जाके, एक होता है ना कि तीर कमान से निकला है तो तीर वाली जगह लगता है, निशाने पे लगता है और निशाने पे इलाज करता है, उस तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी आ गई हैं आजकल, जो कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। इस तरह की चीज़ भी होती है। बट इस सब का जो रिज़ल्ट है वो मैं ये निकालूंगा कि जो इस केस में था, मोस्टली इस पेशेंट के केस में था, तो हमने बायोप्सी की, तो हमें पता लगा किस तरह का ट्यूमर है, और उस हिसाब से अपन ने इसका इलाज चालू किया। बायोप्सी नहीं कराते, हमें पता नहीं लगता, तो हम ट्यूमर का इलाज चालू किस फॉर्म में करते, प्रोविजनल इलाज, प्रोफाइलेक्टिक इलाज चालू कर सकते हैं, पर किस दिशा में जाना है वो हमें बायोप्सी लगाने के बाद ही पता लगता है। तो इस सबसे मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आपको जब पता लग रहा है आपके ट्यूमर है, तो घबराए नहीं। जिस सर्जन को आप दिखा रहे हैं, या मान लीजिए मुझे आप दिखा रहे हो, तो उस पर भरोसा करो, तो जो कह रहा है, जो स्टेप वो फॉलो करने के लिए कह रहा है वो फॉलो करने। बायोप्सी के लिए बोला गया तो बायोप्सी कराइए, एमआरआई के लिए बोला गया तो एमआरआई कराइए, डरे नहीं इस चीज़ से। हर ट्यूमर एक जैसे नहीं होते, और 70 to 75, इवन मैं तो 80% ट्यूमर क्यूरेबल होते हैं। 15 से 20% ही ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैलने वाले होते हैं, थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं आपको। घबराए ना, एंशियस ना हो, बेचैन ना हो, कि ट्यूमर क्योरेबल होते हैं, सब इलाज आपका आज की जनरेशन पॉसिबल है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ट्यूमर के केसेस में। बेसिकली मेरे ट्यूमर के पीछे वीडियोस बनाने का यही कारण था, हड्डी के ट्यूमर के पीछे, कि आप जाने कि हड्डी के ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिसमें आज आपने पहला टॉपिक लिया जायंट सेल ट्यूमर के नाम से। और ये एक्सरे में कैसा दिखता है, आप पूछेंगे अगर एक्सरे करा रहे, तो एक्सरे में एकदम खाली कैविटी से दिखती है, वहाँ पे मास दिखेगा आपको डेवलप होता हो, सो बबल अपीयरेंस जैसा इसमें भी दिख सकता है, इस तरह का लाइटिक सा मास आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आपको एक्सरे में दिखेगी, जिससे मुझे समझ में आएगा, या हमें समझ में आता है कि जायंट सेल ट्यूमर है। तो इस तरह का एक्सरे में आपको देखने को मिल सकता है, और हमारे भी इस तरह की फाइंडिंग मिलेगी, कहाँ का ये ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ का ये लोकलाइज। तो जो भी आपको स्टेप बताए जा रहे हैं, जो आपको करना है उसको फॉलो कीजिए, और जो भी आपको इसके बेसिक इलाज बताया जा रहा है उसको आप एक एक करके फॉलो कीजिए। और ये बहुत मोस्ट क्योरेबल ट्यूमर है बॉडी, ये मोस्ट क्योरेबल ट्यूमर है आपकी बॉडी का। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है ना। और खासकर इसमें ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जाता। मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपकी हड्डी की सफाई की जाती है। तो मोस्ट क्योरेबल ट्यूमर है बॉडी का। तो सुनिए इसको और जानिए इस ट्यूमर के बारे में, ठीक है। और इसकी कोई डाउट हो आप तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। कोई से भी डाउट इससे आपको निकले तो मेरे को पूछिए, यूट्यूब पे डालिए, चैनल पे डालिए, मेरे मुझसे कनेक्ट कीजिए, पूछ लीजिए आपके साथ कभी हुआ है, आपको GCT है तो फर्दर आपने ट्रीटमेंट क्या लिया, आपके केस में कैसे कैसे ट्रीटमेंट का चला था, कुछ नया मैंने जो ट्रीटमेंट बताया उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट आपको दिया हो तो मुझे बताइए, मुझे भी उससे जानकारी मिलेगी। फिर हम उस पर बैठ के डिस्कस करेंगे कि और क्या किया जा सकता था और क्या क्या किया आपके केस में गया। तो डरिए मत इस ट्यूमर से भी, हड्डी के ट्यूमर से, और सुनते रहिए मुझे। बाकी मैं इस तरह के ट्यूमर और लाता रहूँगा आपको इजीली समझाने के लिए, कि आप समझें कि आपके ट्यूमर कितने तरह के होते हैं बॉडी में, कैसे कैसे ट्यूमर होते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए इसको, ताकि मैं भी जो वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, तो मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, और बहुत लोगों तो मेरी बात पहुँच रही है इस तरह की बात की जो मैं आपको बता रहा हूँ। और चूँकि सब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको सब कुछ घर बैठे मिल रहा है इस सब की चीज़ों में, कि क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सुनते रहिए मुझे। आज
ये मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके कीजिए, और लाइव चैनल्स जो मैं लाइव बनाता हूँ सेशंस में आइए, जॉइन कीजिए मेरे साथ, और जॉइन करके जो भी चीज़ें वो आप शेयर कीजिए आपके साथ। लाइव में मेरे साथ आप जुड़ भी सकते हैं आके, मेरे साथ लाइव रह सकते हैं। तो बताइए मुझे उसमें आके क्या-क्या आपके साथ किया गया, और आप क्या-क्या आप देखना चाहते हो, और आप ये मुझे बताइए और क्या-क्या आप सुनना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो मुझसे, वो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।